वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग से आचार्य लेखन व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग यूडी राजकीय महाविद्यालय चमनपुरा शाहपुरा जयपुर आज आपके समक्ष एमकॉम फाइनल ABSD के विषय संक्रिया विज्ञान के एक अध्याय पर्ट एवं CPM के अंतर्गत चरमपथ ज्ञात करने की विश्लेषणात्मक विधि पर चर्चा आज अपन करेंगे। देखिए, आपकी स्क्रीन पर दो विधियां चरमपथ ज्ञात करने की हैं। एक विधि कहलाती है पूर्ण गणनात्मक विधि। चरमपथ ज्ञात करने की पूर्ण गणनात्मक विधि, इसको कहते हैं कंप्लीटली एन्यूमरेटिव अप्रोच। आपको इस लेक्चर से पिछले लेक्चर में जो है आपको एक उदाहरण के माध्यम से चरमपथ ज्ञात करना बताया था, और वो जो उदाहरण था उसमें हमने इसी अप्रोच को काम में लिया था। क्या कहती है ये अप्रोच, पहले इसको पढ़ लें, फिर उदाहरण की चीज़ को रिमाइंड कराते हुए आपको बता देंगे। इस विधि के अंतर्गत प्रारंभिक घटना से लेकर अंतिम घटना तक पहुँचने के विभिन्न मार्गों की एक सूची बना ली जाती है। यानी कोई भी तंत्र चित्र बनाएं आप, पहले तंत्र चित्र बनाने के उपरांत पहली घटना से लेकर अंतिम घटना तक जितने भी वैकल्पिक मार्ग हैं सभी मार्गों की सूची बना लें। तत्पश्चात प्रत्येक मार्ग का पथ ज्ञात करें। मार्ग का पथ, चरमपथ नहीं, मार्ग का पथ। और मार्ग का पथ क्या होगा कि किसी भी पथ में आने वाली क्रियाओं में लगने वाले समय का योग उस मार्ग, उस पथ का समय, वो उस पथ की अवधि होगी, मार्ग की अवधि होगी। मार्ग का पथ नहीं बल्कि मार्ग की अवधि होगी। ठीक है, तो कहते हैं तो पहले तो विभिन्न मार्गों की सूची बना लें, और इनमें से वह पथ जिसके अंतर्गत लगने वाला समय सर्वाधिक होता है वह चरमपथ कहलाता है। वह चरमपथ कहलाएगा। हो सकता है किसी चित्र में 4 ही मार्ग बने तो 4 मार्ग लिखे, हर एक मार्ग की अवधि आगे उसके आगे लिख दिया आपने कैलकुलेट करके, और देन उसके आधार पर अपन स्पष्ट रूप से बता सकते हैं जिसकी अवधि सबसे ज़्यादा वही चरमपथ होगा। ठीक है, लेकिन इस विधि की अपनी कुछ सीमाएं हैं। अब इसको कैसे हम दूसरी विधि की बात करेंगे तो वो आप देखिए। वो कहते हैं, अब दूसरी विधि की बात कर रहे हैं, चरमपथ ज्ञात करने की विश्लेषणात्मक विधि, एनालिटिकल मेथड। ये जो एनालिटिकल मेथड है यह बहुत बड़ी परियोजनाओं में उपयुक्त होता है। क्या होता है ऐसा बहुत बड़ी परियोजनाओं में? बहुत बड़ी परियोजनाओं में घटनाओं व क्रियाओं की संख्या बहुत अधिक होती है। देखिए, पूर्ण गणनात्मक विधि में हम क्या कहते थे कि पूर्ण गणनात्मक विधि के अंतर्गत एक परियोजना में पहली घटना से लेकर अंतिम घटना तक पहुंचने वाले विभिन्न वैकल्पिक मार्गों की सूची बनाएं। तत्पश्चात प्रत्येक मार्ग में पड़ने वाली क्रियाओं की अवधि लिख करके उसका योग ज्ञात करें। इससे हमको ये पता लग जाएगा कि प्रत्येक पथ की अवधि क्या है, प्रत्येक मार्ग अवधि क्या है, और तत्पश्चात उन विभिन्न वैकल्पिक मार्गों में से जिस पथ की अवधि, जिस मार्ग की अवधि सर्वाधिक होती है वह हमारा चरमपथ होता है। लेकिन अब पूर्ण गणनात्मक विधि को हम बड़ी परियोजनाओं में उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ उन बड़ी परियोजनाओं में घटनाओं और क्रियाओं की संख्या बहुत अधिक होती है, जिससे कि जो है हमें चरमपथ का निर्धारण करने में बहुत अधिक समय लगता है। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम वहाँ विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। तो चूंकि क्रियाओं की और घटनाओं की संख्या ज़्यादा होती है, लिहाजा वहाँ हम जो है विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग करेंगे। अब विश्लेषणात्मक विधि को हम कैसे, क्या किया जाता है इसमें, तो इस विधि में प्रत्येक घटना के शीघ्र से शीघ्र घटित होने का अर्ली टाइम और अंतिम स्वीकार्य तिथि जो है, लेटेस्ट जो है इसका अलाउएबल टाइम जो है, ई और एल की गणना प्रत्येक घटना के लिए की जाती है। अब ई और एल की गणना हम कैसे करेंगे तो उसको अपन देखिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अर्ली
टाइम की अर्ली स्टार्ट टाइम, शीघ्र प्रारंभ समय। शीघ्र प्रारंभ समय में वो कहते हैं घटना आई। अब एक चीज़ आप अभी समझ लें, दो टर्म यहाँ यूज होंगी, आई और जे। जैसे एक क्रिया है जो पहले नोड से शुरू हो रही है और दूसरे नोड पर जा रही है। उस क्रिया की जो आई घटना है वह नोड है जहाँ से वो क्रिया शुरू हो रही है, और जहाँ पर वो क्रिया समाप्त हो रही है वह उसका जे नोड कहलाता है। तो क्रिया को कई बार हम क्रिया आई जे भी बोलते हैं। आई जे का मतलब वह घटना जहाँ से वो क्रिया शुरू हो रही है, और जे का मतलब वह घटना, वह नोड जहाँ वो क्रिया समाप्त हो रही है। तो आई उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो घटना आई से प्रारंभ होने वाली किसी भी क्रिया अथवा क्रियाओं का शीघ्र से शीघ्र घटित ऑब्लिक प्रारंभ होने का समय वह समय है जब उस घटना आई तक आने वाली समस्त क्रियाओं का समापन हो चुका हो। यानी सारी क्रियाएं, उस आई घटना तक पहुंचने वाली सारी क्रियाओं का अगर समापन हो गया तो वह उस आई घटना का जो है अर्ली ई टाइम होगा। अर्थात प्रारंभिक घटना से, पहली घटना से लेकर घटना आई तक पहुंचने वाले सर्वाधिक लंबे पथ के अंतर्गत आने वाली क्रियाओं के समयानुमानों के योग के बराबर जो है उसका ई होगा। यानी मान लीजिए 5वें का है तो 1 से लेके 5 तक पहुंचने के जो भी विभिन्न वैकल्पिक मार्ग हैं, 5वें पे जाके जो भी सबसे लंबी अवधि वाला मार्ग जो 5वें पे जा रहा है, तो सबसे सर्वाधिक लंबे पथ के अंतर्गत आने वाली क्रियाओं के समयानुमानों का योग के बराबर होगा उसका ई। और इसको हम ई आई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं घटनाओं के शीघ्र से शीघ्र घटित होने के समय का परिकलन करने की इस क्रिया को अग्र प्रेषित विधि, फॉरवर्ड पास मेथड। फॉरवर्ड पास मेथड इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यह पहली घटना से लेकर शुरुआत, इसकी कैलकुलेशन पहली घटना से शुरू होकर के अंतिम घटना की ओर जाती है, इसलिए ये अग्र प्रेषित विधि फॉरवर्ड पास मेथड कहलाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि भाई एल, लेटेस्ट अलाउएबल टाइम, अंतिम स्वीकार्य समय। अब लेटेस्ट अलाउएबल टाइम जो है वह क्या होगा उसकी बात आप देखिए। तो किसी भी घटना आई के घटित होने की अंतिम स्वीकार्य तिथि ज्ञात करने के लिए परियोजना कार्य के समाप्त होने की अधिकतम अवधि में से घटना आई से अंतिम घटना तक पहुंचने वाले सर्वाधिक लंबे पथ की अवधि को घटा दिया जाता है। तो कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए परियोजना किसी भी घटना आई से परियोजना की अवधि मान लीजिए 50 दिन है, और घटना आई से अंतिम घटना तक पहुंचने वाले जो सर्वाधिक लंबा पथ है उसकी अवधि मान लीजिए 30 दिन है, तो 50 में से वो 30 घटा देंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम L1 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ऐसी क्रियाएं जो चरम क्रियाएं नहीं होती हैं उन्हें प्रारंभ करने में प्रबंधक बिना परियोजना की अवधि बढ़ाए कितना विलंबित कर सकता है, इसका हल प्राप्त करने के लिए प्रत्येक घटना के घटने के लिए विलंबित समय, लेटेस्ट अलाउएबल टाइम की गणना की जाती है, और इस क्रिया को पश्च प्रेषित विधि, बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन मेथड द्वारा पूरा किया जाता है। इसको बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन क्यों कहते हैं कि एल की गणना सामान्यतः हम अंतिम घटना से लेकर के और उल्टा लौट करके आएंगे, पीछे से आगे इधर वापस लौटेंगे, बैकवर्ड आएंगे, फॉरवर्ड नहीं जाएंगे, पीछे से आगे अंतिम घटना से पहले घटना की तरफ आते हैं और इसको वहाँ इस कार्य को पूरा किया जाता है। तीसरी चीज़ जो आती है, एक आती है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, कि भाई किसी भी घटना को विलंबित प्रारंभ कब किया जा सकता है, लेट से लेट कब स्टार्ट किया जा सकता है।
तो क्रिया आई जे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा, क्रिया आई जे का मतलब किसी भी क्रिया जहाँ से शुरू हो रही है उसकी आई घटना है, जहाँ पे क्रिया समाप्त हो रही है वो क्रिया आई जे घटना है, तो क्रिया आई जे ही कहलाती है। तो क्रिया आई जे का विलंबित प्रारंभ समय उसके जे नोड पर स्थित एल जे में से उस क्रिया की अवधि घटा करके ज्ञात किया जाएगा। उसके जे नोड पर स्थित जो क्रिया एल जे है उसको घटा करके उसमें से हम उसको जो है वो ज्ञात करेंगे। फिर एक और समय आपका यहाँ निकालते हैं, शीघ्र समापन समय, अर्ली फिनिश टाइम। क्रिया शीघ्र समापन समय, अर्ली फिनिश टाइम, क्रिया आई जे का शीघ्र समापन समय उसके आई नोड माने पिछले पर स्थित है ई आई में उस क्रिया की अवधि जोड़ करके ज्ञात किया जाएगा। तो ये हो गया अर्ली फिनिश टाइम, ये है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। तो ये 4 समय जो है हम निकालेंगे। इसी चीज को अब हम एक उदाहरण के द्वारा व्यक्त करते हैं। ये उदाहरण अभी हमने इससे पिछले लेक्चर में आपको एक तंत्र चित्र बनवाया था और उस तंत्र चित्र के आधार पर वही उदाहरण हमने यहाँ पर लिया है। वहाँ तो हमने उसके जो है संपूर्ण गणना विधि के द्वारा उसको सीधे सीधे क्रिटिकल पथ निकाला था। यहाँ ये कहते हैं कि निम्न के आधार पर प्रत्येक घटना के ई व एल का परिकलन कीजिए। उदाहरण वही है, हम इसी अच्छा उदाहरण है, फिगर वाइज परीक्षा के दृष्टि से भी अच्छा उदाहरण है, इसी को अब हम ई और एल बना करके इसको आगे करेंगे। तो सबसे पहले वो कहते हैं प्रत्येक घटना के ई और एल का परिकलन चित्र बनाकर करेंगे। अब इसको हम आगे आप देखें, ठीक है। यहाँ आपकी स्क्रीन पर ये 2 चित्र हैं। अभी मैंने एक चित्र दिखा रखा है, आधा चित्र नीचे है इसमें। इस एक चित्र को देखें। हम सबसे पहले इस चित्र में विभिन्न क्रियाओं के ई का परिकलन कर रहे हैं। चूँकि ये किया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं तंत्र चित्र के लिहाज से इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ये मान के चलता हूँ भाई हमने तंत्र चित्र इसका बना लिया, तंत्र चित्र हमारी समझ में आ गया। इस तंत्र चित्र में क्रियाएं हैं, उनके नीचे उनकी अवधि लिखी हुई है और घटनाओं से उसको व्यक्त किया हुआ है। तो यह चित्र जो है पहली घटना 1 से लेकर के 11वीं घटना, अंतिम घटना इसमें 11 तक है, जा रहा है। अब उसमें क्रियाएं हैं ए जिसकी अवधि ए के नीचे लिखी है 30 दिन, क्रिया बी अवधि नीचे लिखी है 7 दिन, क्रिया सी अवधि नीचे लिखी है 10 दिन, डी 14 दिन, ई 10 दिन, एफ 7 दिन, जी 21 दिन, एच 7 दिन, आई 12 दिन, जे ऊपर 15 दिन, के 30 दिन और एल 15 दिन। इस तरीके से अवधि आपके लिखी हुई है। तो हमने कहा कि भाई ई का परिकलन करें। ई को हम कहते हैं अग्र प्रेषित विधि के द्वारा, फॉरवर्ड पास मेथड के द्वारा हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो पहली घटना जो है सबसे पहले इसकी अवधि ई होगा, इसका E1। ये ई जो भी घटना है जिसका ई निकाल रहे हैं उस घटना का जो चिन्ह है, जो संकेतक है, वही ई का संकेतक हमने लिख दिया। पहली का E1, दूसरी का E2, तीसरी का E3, चौथी का E4, इस तरीके से। तो पहली शुरुआत है 0। अब E2 क्या होगा, तो क्रिया के जो आई नोड है उस पर जो भी आपकी अवधि है वो 0 है, उसमें क्रिया की अवधि आप जोड़ दीजिए, 30 दिन, E2 हो जाएगा 30। फिर E3 नीचे चलें तो E3 जो है वो है E1 0 है, 0 में 7 जोड़ देंगे, ये आपका 7 दिन आ जाएगा। अब प्रश्न आता है कि E4 क्या होगा, E4 क्या होगा। अग्र प्रेषित क्यों कर रहे हैं, पहली घटना से लेके आगे चल रहे हैं। अब E4 पर 2 क्रियाएं एक साथ आ रही हैं, एक आता है C, एक डमी एक्टिविटी वाला रूट, तो 2 रूट आ रहे हैं। तो यदि किसी घटना पर 2 क्रियाएं एक साथ आकर के समाप्त होती हों, तो ऐसी स्थिति में 2 क्रियाएं एक साथ आकर समाप्त होती हों, तो ऐसी स्थिति में सर्वाधिक लंबी अवधि वाला मार्ग जो है उसकी अवधि उस क्रिया का जो है ई होगा। तो एक मार्ग तो वो आ रहा है 1 से 2 और 2 से 4, अवधि हो गई 30 और 10 40 दिन। एक आ रहा है 1 से 3 और 3 से 4, तो अवधि हुई 7 और 0, 3 से 4 तो डमी है, तो 0 अवधि उसकी 7 दिन। तो दोनों में से ज़्यादा क्या है, 40 है, लिहाजा इसका E4 हो गया 40।
अग्र प्रेषित विधि में यही ध्यान रखना है कि किसी भी घटना पर दो या दो से अधिक क्रियाएं आकर के समाप्त होती हैं तो उस जे क्रिया के जे नोड पर जिस घटना पर दो क्रियाएं समाप्त हो रही हैं उस घटना का ई जो है उन दोनों में से या विभिन्न क्रियाओं के विभिन्न मार्गों के सबसे लंबे अवधि मार्ग की सबसे लंबे पथ जो उस घटना तक आ रहा है उसकी अवधि जो है उसका ई होगी। E5 की बात करें, 4 के बाद E5 पे कोई नहीं है, एक ही बिंदु है, एक ही क्रिया पहुंच रही है, इसलिए आई नोड के ई में उस क्रिया की अवधि जोड़ दें, उसके जे नोड का ई आ गया तो 40 और 14 54 दिन। इसके बाद 5 से 6 तो E6, तो E5 हमारा 54 है तो उसमें परियोजना की क्रिया की अवधि जोड़ दें 10 दिन, 54 10 64। E7 पर भी कोई दिक्कत नहीं, अकेली एक ही क्रिया जारी है, F क्रिया है, तो लिहाजा E6 64 में क्रिया की अवधि F की 7 जोड़ दी 71 दिन हो गया। अब हम देखें E8 नीचे आ रहा है, ये E8 जो है इस पर आपकी दो मार्ग आ रहे हैं। एक तो ऊपर F के नीचे हम एक डमी एक्टिविटी लेके आ रहे हैं, तो 71 में 0 जोड़ें तो 71 दिन। एक हमारा इधर से E4 है 40 दिन का और G क्रिया की अवधि है 61 दिन, तो 21 दिन, तो 40 में G की अवधि 21 दिन जोड़ें तो इस मार्ग से आएँ, 4 से लेके 8 पे आएँ तो 61 दिन होती है, और 7 से 8 पे आएँ तो 71 और 0 71, तो दोनों में से सर्वाधिक लंबी अवधि जो है, ज़्यादा अवधि जो है 71 दिन है, लिहाजा इसका E8 जो है वो 71 डेज का होगा। इसके बाद बात आती है E9 की। अब E9 पे भी दो रूट जा रहे हैं, एक ऊपर E7 से 9 पे आ जाएं तो E7 71 में 7 दिन जोड़ दें तो 78 दिन होता है। एक E8 से E9 पे जाएं तो E8 जो है वो 71 दिन का है और 12 दिन आई की अवधि जोड़े 83 दिन, तो दोनों में से अवधि ज़्यादा है 83, तो लिहाजा E9 होगा 83 दिन। एक आता है नीचे E10 को जब आप देखें तो इस पर भी दो रूट हैं, 8 से 10 पे आएँ, E8 है आपका 71 और इसमें अगर 0 जोड़ें तो 71 दिन होता है। एक E7 है, E3 आपका है 7 डेज, E3 है 7 डेज और इसमें K की अवधि जोड़ दें आप 30 दिन तो 37 दिन, तो 37 और 71 में से ज़्यादा 71, तो लिहाजा जो है 71 हो जाएगा। फिर E11 तो दो रूट हैं, यहाँ पे भी दो रास्ते हैं, एक है E9 से 11 आए तो 83 में 15 जोड़ दें 98 दिन, और एक 71 10 से 11 जाएँ तो 71 में 15 जोड़ें 86, तो लिहाजा दोनों में से जो है सबसे ज़्यादा जो है अब अधिक लंबी अवधि का रूट है वो 98, तो यहाँ 98 हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये कि भाई अर्ली स्टार्ट टाइम जो है वो आपके समझ में आया होगा कि भाई अर्ली स्टार्ट टाइम जो है वह किसी भी क्रिया आई जे के लिए उसके आई नोड पर जो भी उसका ई है उसमें क्रिया की अवधि जोड़ करके निकाला जाता है। लेकिन यदि किसी घटना पर दो या दो से अधिक क्रिया एक साथ आकर के समाप्त होती हैं तो ऐसी स्थिति में से उन विभिन्न क्रियाओं में से सबसे लंबी अवधि वाला जो पथ है उसकी जो अवधि उस घटना तक आने की अवधि है वही उसका ई होगा, और इसकी गणना को फॉरवर्ड पास्ट मेथड अग्र प्रेषित विधि से हमने इसकी गणना की। अब हम बात करते हैं जरा एल की। ये एल अब नीचे वाले चित्र में वही सेम चित्र है, ऊपर हमने एल इसलिए डिलीट कर दिया था जिससे कि खाली ई पर आप लोगों का फोकस रहे, आपको आसानी से समझ में आए। सेम चित्र है, इसमें ई और एल दोनों लिखे हुए हैं। हमने कहा पहली बात यह है कि भाई एल निकालने के लिए हमें पश्च प्रेषित विधि जो है बैकवर्ड पास मेथड का उपयोग करना पड़ता है। ई निकालने के लिए तो पहली घटना से अंतिम घटना पर जाते हैं, एल की गणना अंतिम घटना से पहली घटना पर उल्टा विपरीत लौट करके अपन आ रहे हैं। तो हम शुरुआत करेंगे L11 से। L11 आपका है 98 डेज का। अब हमने L10 निकाला, 11 से 10 आए तो 98 में से 15 दिन आप घटा दीजिए, तो 98 में से 15 दिन L की अवधि घटा दी, क्रिया L की अवधि जो है, तो ये आपका 83 डे हो गया L10। यानी हम ये जो 10वें घटना तक आने वाले विभिन्न मार्ग हैं उनमें हम
इसको 83 दिन के बाद भी शुरू करें तो 83 और 15 जोड़ करके 98 दिन तक हमारी परियोजना की अवधि में हमारा परियोजना पूरी हो जाएगी। इन 83 दिन में भी स्टार्ट लेटेस्ट जो है स्टार्ट टाइम एक तरह से है, ये लेटेस्ट है आपका अलाउेबल टाइम इसका। इसी तरीके से ऊपर L9 की बात करें तो L11 जे नोड पर जो उसका L है उसमें से क्रिया की अवधि घटा दीजिए, तो 98 में से 15 घटाएंगे 83 आ जाएगा। अब बात आती है L8 की। L8 एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जिस तरह से ई की गणना करते समय किसी घटना पर 2 या 2 से अधिक क्रियाएं पहुंचती हैं तो सबसे सर्वाधिक लंबी अवधि वाला जो मार्ग है उसकी अवधि वहां तक आने की अवधि जो है वो उसका ई होगा। इसी तरीके से L की जब हम बात करते हैं तो एक रूट तो है उल्टा आ रहे हैं 9 से 8 आए, तो 9 पर L9 है 83 में से 12 जाएगा 71 दिन। एक है आपका 10 से 8 आए और L10 है 83 में से 0 जाएगा 83 दिन। तो ई तो सर्वाधिक अवधि वाला पथ होता है, लेकिन L होगा उनमें से सबसे कम वाला। तो L9 में से आई की अवधि घटा करके 8 पे आते हैं तो 71 दिन, और L10 83 दिन में से 0 घटा करके आते हैं तो L आता है इसका 83 दिन, उसका आता है 71 दिन, तो दोनों में से कम होगा 71, लिहाजा यहाँ पर L8 होगा आपका 71 दिन। फिर हम बात करते हैं L7 की। L7 की भी स्थिति वही है, 2 है। एक L9 में से 83 में से 7 घटाएं तो 76 दिन आता है। एक L8 71 में से 0 घटाएं तो 71, तो 71 और 76 में से कम है 71, लिहाजा L7 जो है वो है आपका 71 डेज का होगा। L6 जाएं तो L7 जो है 71 में से परियोजना की अवधि 7 दिन घटा दीजिए, F की अवधि 7 दिन, तो L6 आपका हो जाएगा 64 दिन। L5 पे जाएं तो L6 है 64 दिन, उसमें से उसकी अवधि घटाते 10 दिन, तो ये 54 दिन का हो जाएगा। अब बात आती है L4 की। L4 को भी आप ध्यान से देखें तो इस पर भी 2 रास्ते हैं। एक तो है कि 5 में से D की अवधि घटा के 4 पे आ जाएं, एक है कि L8 में से G की अवधि 21 दिन घटा के L4 पे आएँ। तो लेकिन होगा कौन सा, जो दोनों में से न्यूनतम होगा। तो 54 L5 है 54 दिन, 54 में से आप 14 घटा देंगे तो 40 दिन हो सकता है, और इधर आपका L8 71 में से 21 घटाएं तो 50 दिन। लेकिन बैकवर्ड जब आ रहे हैं तो इसका मतलब L को अगर हम E को 50वें दिन में शुरू करेंगे तो ये इधर से तो ठीक होगा, लेकिन वो क्रिया हमारी वो जो ऊपर वाला पथ है उसकी अवधि हमारी जो है बढ़ जाएगी, लिहाजा हम दोनों में से कम वाली अवधि को लेंगे और लिहाजा E4 होगा हमारा, L4 होगा आपका 40 दिन। L3 की बात करें तो L4 की अवधि है 40 में से 0 घटा के 40 दिन। एक इधर L10 है 83 में से 30 घटा दें तो आपका 53, तो 53 और 40 में से कम है 40, लिहाजा L3 होगा आपका 40 दिन। फिर बात आती है L2 की। तो L2 क्या है कि L4 40 में से परियोजना की अवधि 10 गई, परियोजना नहीं बल्कि क्रिया, तो C की अवधि 10 दिन घटाई 40 में से तो ये रहेगी 30 दिन। और अब बात आती है L1, तो 30 में से 30 जाए 0 और 40 में से 7 जाए 33, तो 0 या 33 में से कम क्या होगा 0, लिहाजा L1 होगा 0। और इस तरीके से हम इस जो डिटेल मेथड है, एनालिटिकल विश्लेषणात्मक विधि है जो चरमपद ज्ञात करने की, उस चरमपद ज्ञात करने की विश्लेषणात्मक विधि में हम क्या करते हैं, प्रत्येक जो घटना है उसके ई और एल का परिकलन अपन करते हैं। और ई और एल का परिकलन, ई का परिकलन फॉरवर्ड पास्ट मेथड से और एल का परिकलन बैकवर्ड पास्ट मेथड से अपन करेंगे, और इस तरीके से ई और एल निकालेंगे। तो प्रश्न आता है ई और एल निकालने के चरमपद कैसे निकलेगा, चरमपद कौन सा होगा। तो इस मेथड में एक विशेषता यह है कि जिन जिन घटनाओं का ई और एल बिल्कुल समान है, बराबर है, वही हमारा चरमपथ है। तो यहाँ चित्र पे देखें, ई और एल पहली घटना के बराबर हैं, दूसरी घटना के बराबर हैं, चौथी घटना के बराबर हैं, पांचवी घटना के बराबर हैं, छठवीं घटना के बराबर हैं, सातवीं के बराबर हैं, आठवीं के बराबर हैं, 9 के बराबर हैं और 11 के बराबर हैं। तो इस तरीके से चरमपथ हुआ 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8 नीचे, और 8 से 9 और 9 से 11।
और इसकी अवधि होगी आपके 98 डेज। तो ये पूर्ण विश्लेषणात्मक विधि थी चरम पद ज्ञात करने की। दोनों विधियां आपको बता दी, ई और एल निकालना आपको बता दिया। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।